हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत इस विषय के सैंपल क्वेश्चन पेपर की अर्थात आदर्श प्रश्न पत्र की। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हो कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं और आप में से बहुत सारे छात्रों ने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां शुरू कर दी है। आपकी उन तैयारियों को जांचने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संस्कृत विषय का सैंपल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, 2 दिन का टाइम लेकर आप अच्छे से संस्कृत विषय की तैयारी कीजिए और इस प्रश्न पत्र को हल कीजिए। 2 दिन बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसी प्रश्न पत्र की मॉडल आंसर की और समस्त उत्तरों का स्पष्टीकरण। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, आपको बोर्ड की ओर से जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं। उन सामान्य निर्देशों को मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। जैसे पहले दिया है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 8 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। अर्थात अच्छे से देख लीजिएगा कि इस प्रश्न पत्र में 8 पेज छपे हुए हैं। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति। अर्थात इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 18 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खंडाः सन्ति। अर्थात वे जो 18 प्रश्न आपको दिए हैं वे 4 अलग अलग खंडों में बांटे गए हैं। प्रत्येकं खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। हर एक खंड के आधार से उत्तर आपको एक जगह क्रम से लिखने होते हैं। प्यारे छात्रों, ध्यान रखिएगा, जहाँ तक हो सके समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको क्रम से लिखना आवश्यक है। उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांकः अवश्यम लेखनीय। अर्थात उत्तर लिखने से पहले प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न का क्रमांक लिखना होता है। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने होते हैं। प्रश्नानां निर्देशाः ध्यानेन अवश्यम पठनीयाः। हर प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई है उसको ध्यान से अवश्य पढ़िए। अब ये जो 18 प्रश्न 4 भागों में विभक्त किए गए वो आपके सामने दिया है। क खंड अपठित अवबोधन अर्थात अनसीन पैसेज का होता है जो 10 अंकों के लिए पूछा जाता है। ख खंड रचनात्मक कार्यम अर्थात राइटिंग स्किल्स का रहेगा जिसमें 15 अंक। चित्र वर्णन, पत्र लेखन और अनुवाद लेखन इन 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं। ग खंड अनुप्रयुक्त व्याकरण अर्थात ग्रामर का रहता है जो 25 अंकों के लिए है। और घ खंड पठित अवबोधन अर्थात आपके टेक्स्ट बुक के आधार से पूछा जाता है और यह 30 अंकों का है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क खंड अपठित अवबोधन की। प्यारे छात्रों, यहाँ अपठित अवबोधन में आपको एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ को भी पढ़ने से पहले अगर आप एक नज़र डाल लेते हैं इस पर पूछे गए प्रश्नों पर तो इन समस्त प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपको आसानी जाएगी। और जब आप पहली बार पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के अर्थ मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कस्य उत्थानाय दयादि गुणानां महती आवश्यकता। अर्थात किसके उत्थान के लिए, किसके विकास के लिए दया इत्यादि गुणों की बहुत आवश्यकता है। आदि कालतः एव जीवन मूल्यानां प्राधान्यम कुत्र अस्ति। प्रारंभ काल से ही जीवन मूल्यों की प्रधानता कहाँ पर है। मूल्य परक गुणै भारतम किम पदम प्राप्नोत। अर्थात इन मूल्य परक गुणों के द्वारा भारत ने कौन से पद को प्राप्त कर लिया। फिर पूर्ण वाक्यन उत्तरत के प्रश्न है, पुनः विश्वगुरु पदम प्राप्तुम किम कर्तव्यम। अर्थात फिर से विश्वगुरु पद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। केषांचित नैतिक मूल्यानाम नामानि लिखत। पैराग्राफ के आधार से कुछ नैतिक मूल्यों के नाम आपको लिखने हैं। छात्र ही सर्वांगीण विकासाय किम कर्तव्यम। अर्थात छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस पैराग्राफ के लिए उचित शीर्षक लिखे। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है लेकिन जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि यह पैराग्राफ नैतिक मूल्य अर्थात जीवन मूल्यों पर आधारित है। आगे भाष्य कार्य के प्रश्न दिए हैं, सर्वांगीण विकासः अत्र विशेषण पदम किम। जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उनमें से विशेषण पद आपको ढूंढकर लिखना है। सज्जितः इति अर्थे गद्यांश किम पदम प्रयुक्तम। अर्थात सज्जितः इस अर्थ में गद्यांश में कौन सा शब्द आया है। भारतम विश्वगुरु पदम प्राप्नोत अत्र प्राप्नोत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्राप्नोत इस क्रियापद का कर्ता कौन है। और अंतिम प्रश्न दिया है, गद्यांशे
वार्धक्यात् इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। अब पहले तो हमें वार्धक्यात इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। दोस्तों वार्धक्य शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे से इसका विलोम पद आप पर्याय पढ़कर लिख सकते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ने का ये फायदा होता है कि बहुत सारे प्रश्नों के अर्थ जब हमें समझ में आ गए और अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस पैराग्राफ को पढ़िए और इनके उत्तरों को लिखने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं ख खंड की ओर, जहाँ पे आपको पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि जल संरक्षण के महत्व को बताने वाला मित्र को लिखा गया पत्र आपको इन मंजूषा में प्रदत्त शब्दों के द्वारा पूरा करना है। मैं चाहूँगा कि आप इन मंजूषा के शब्दों को पढ़कर इस पत्र को लिखने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाः सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। यहाँ पर एक चित्र दिया है, आप देख सकते हो चित्र किस चीज़ का है। उस चित्र को देखकर और मंजूषा के आधार से आपको 5 शुद्ध संस्कृत वाक्य यहाँ पर लिखने का प्रयास करना है। इस चित्र के लिए और का प्रश्न दिया है अनुच्छेद लेखन अर्थात पैराग्राफ राइटिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मयूरः अर्थात मोर यह विषय दिया गया है अनुच्छेद लेखन के लिए और मंजूषा में बहुत सारे शब्द भी दिए हैं। इन शब्दों के आधार से आपको 5 शुद्ध वाक्य संस्कृत में लिखने का प्रयास करना है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिए गए हिंदी वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। आप वाक्य पढ़िए और इनका अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। आगे ग खंड शुरू होता है व्याकरण का। व्याकरण के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न दिया है संधि अथवा संधि विच्छेद करने का। व्याघ्रमारी काचिदियम इति मत्वा व्याघ्रः नष्टः, तो काचिदियम इस शब्द का संधि विग्रह करके आपको लिखना है। सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, इस प्रश्न में सुरभेः अधिक इमाम इसका संधि करना है आपको। व्याघ्रम दृष्ट्वा कह चित धूर्तः शृगालः, यहाँ पे कह और चित इस शब्दों में संधि करना है। अम्बोदा बहवो ही संति गगने, यहाँ आपको बहवो ही इसमें संधि विग्रह करके लिखना है। यदि नस्यान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा, यहाँ सम्यक नेता शब्द को संधि विग्रह करके लिखना है। छठा प्रश्न दिया है समास या समास विग्रह का। केन कृतेन भवितासि कृतोपकारः, कृतोपकारः इस शब्द में दिए गए समास को पहचानना है और दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। दूसरे वाक्य में शब्द दिया है व्याघ्र भक्षणाय, तीसरे में शब्द दिया है कुशः च लवः च, चौथे में शब्द दिया है इंद्रेन पृष्टा और पांचवें में शब्द दिया है मेघ रवै सह। तो पहले और दूसरे में आपको समास विग्रह करना है, जबकि तीसरे चौथे और पांचवें वाक्य में समास करना है। दोस्तों समास या समास विग्रह का प्रश्न हल करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले दिए गए शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है इसको ढूंढने का प्रयास करें, और जैसे आपको वो अर्थ समझ में आ जाता है उस अर्थ में विभक्ति या कारक चिन्हों को देखकर आप सही समास का चुनाव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग करके लिखने का। जैसे रमणीय अधिक टाप, बुद्धि अधिक मतुप, इन दोनों में आपको प्रत्यय जोड़कर बनने वाला नया शब्द लिखना है। जबकि केतक छदत्वम, धूर्ता और धनवंतः, इनमें प्रकृति अर्थात मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। आगे आठवां प्रश्न दिया है वाच्य परिवर्तन का। वाच्य के नियमों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर आपको यह वाच्य पूरा करना है। जैसे पहला दिया है डैश फलम खाद्यते, अस्माभिः डैश स्मर्यते, तो मैं बता दूं आपको ये दोनों ही वाक्य कर्म वाच्य के हैं। तीसरे और चौथे प्रश्न की बात करें तो बालकौ डैश तथा माता डैश पचती, ये दोनों ही वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। तो दोस्तों कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का सूत्र अर्थात फॉर्मूला आप सभी को पता है। कर्तृवाच्य का फॉर्मूला होता है 1 to 1, अर्थात कर्ता प्रथमा विभक्ति में हो, कर्म द्वितीया में और क्रियापद कर्ता के अनुसार। अगर ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कौन से वाक्य में कौन सा शब्द लिखना है। उसी प्रकार कर्मवाच्य का फॉर्मूला होता है 3-1-1, अर्थात कर्ता की तृतीया, कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रियापद हमेशा कर्म के अनुसार लिखा जाता है। इस सूत्र को ध्यान रखकर आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। आगे 9वां प्रश्न दिया है समय लेखन से संबंधित। उन 4 वाक्यों के आधार से 11 बजे, 5:45 बजे, 7:30 बजे, 9:30 बजे और 6:15 बजे इसको संस्कृत में क्या कहते हैं वह लिखकर आपको वाक्य पूरा करना है। आगे 10वां प्रश्न दिया है जो अव्ययों पर आधारित है। मंजूषा में दिए गए अव्ययों में से सही अव्यय चुनकर
आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। दोस्तों, अवयव की इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको समस्त अवयव के अर्थ याद होना बहुत जरूरी है। आगे चलते 11वां प्रश्न दिया है अशुद्धि संशोधनम। इन वाक्यों में अधोरेखित शब्दों में कुछ गलतियां दी हैं, उनको सही कर कर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं चौथे घ खंड की ओर, जो आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। पठित अवबोधन। 12वें प्रश्न में विचित्र साक्षी इस पाठ का एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को पढ़िए और इसके आधार से दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं इन समस्त प्रश्नों के सीधे सीधे हिंदी में अर्थ बता देता हूँ। दोस्तों, कई बार होता क्या है, इस गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का हम सही सही अर्थ नहीं पहचान पाते हैं और इसलिए सामने उत्तर होते हुए भी हम कुछ और ही उत्तर लिख देते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए इन प्रश्नों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है न्यायाधीशस्य नाम किम आसीत्, अर्थात न्यायाधीश का नाम क्या था। कह अग्रिमे दिने तौ न्यायालये उपस्थातुम आदिष्टवान, अर्थात किसने दूसरे दिन उन दोनों को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया। तीसरा प्रश्न दिया है न्यायाधीशः कस्य अभावात् निर्णेतुं न अशक्नोत्, अर्थात न्यायाधीश किसके अभाव में निर्णय नहीं कर सका। आगे पूर्ण वाक्येन उत्तर के प्रश्न दिए हैं। कर्मचारी समागत्य किम निवेदयत्, न्यायालय के कर्मचारी ने वहां आकर न्यायाधीश के सामने क्या निवेदन किया, अर्थात क्या बताया, वह आपको परिच्छेद के आधार से लिखना है। सर्वं वृत्तम अवगत्य न्यायाधीशः किम अमन्यत्, सारी बात को समझकर, अवगत्य शब्द का अर्थ होता है समझकर, न्यायाधीश ने क्या माना, अर्थात वे किस निर्णय पर पहुंच गए, ये आपको परिच्छेद के आधार से लिखना है। आगे दिया है अन्ते न्यायाधीशः कम किम च आदिष्टवान। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ एक प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला है कि न्यायाधीश ने कम आदिष्टवान अर्थात किसको आदेश दिया, और किम आदिष्टवान अर्थात क्या करने का आदेश दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर लिखते समय इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाओ। आगे के प्रश्न देखिए। गद्यांश रक्षा पुरुषः इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अर्थात रक्षा पुरुषः का पर्याय पद आपको इसके आधार से लिखना है। दूरे इति पद से विलोम पदम, दूरे इस शब्द का अपोजिट वर्ड आपको पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके लिखना है। असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, विशेषण और विशेषण को समझने के लिए हमेशा विभक्ति वचन और लिंग की समानता को देखना है, क्योंकि विशेषण और विशेष समान विभक्ति वचन और लिंग में लिखे जाते हैं। आगे है 13वां प्रश्न, जहां आपको पद्यांश पढ़कर उसके आधार से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कीदृशः जनः गुणम जानाति, अर्थात कैसा मनुष्य गुणों को जानता है। दूसरा करी कस्य बलम जानाति, अर्थात करी किसके बल को जानता है। इस श्लोक में करी शब्द हाथी इस अर्थ में तथा वायसः शब्द कौवा इस अर्थ में आया है। तो करी कस्य बलम जानाति अर्थात हाथी किसके बल को जानता है। तीसरा कीदृशः जनः बलम वेत्ति, अर्थात कैसा मनुष्य बल के महत्व को जानता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत पिकः किम जानाति वायसः च किम न। देखिए यहाँ पर भी एक प्रश्न में दो अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। पिकः किम जानाति अर्थात कोयल किस बात को जानती है, और वायसः च किम न जानाति अर्थात कौवा किस चीज को नहीं जानता है। तो ध्यान रखिएगा उत्तरों में दोनों प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। मूषकः किम न जानाति अर्थात चूहा किस बात को नहीं जानता है। अगला प्रश्न है निर्गुणः निर्बलः च किम न जानीतः। यहाँ पर भी दो प्रश्न पूछे गए हैं कि निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति और निर्बल अर्थात बलहीन व्यक्ति किस बात को नहीं जानते हैं, और दो व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा गया, इसलिए क्रियापद जानितः इस प्रकार द्विवचन में प्रयुक्त किया गया है। आगे प्रश्न ई दिया है निर्देशानुसारम उत्तरत, पद्यांशे काकः इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कौवा इस अर्थ में कौन सा शब्द आया है। पद्यांशस्य आधारेण बलशाली इत्यस्य विलोम पदम लिखत, बलशाली इसका अपोजिट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। गुणी गुणम वेत्ति इस वाक्य में क्रियापद क्या है वो आपको पहचान कर लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, जहां सौहार्दम प्रकृते है शोभा इस 7वें पाठ के आधार से एक नाट्यांश दिया गया है, और उस नाट्यांश के आधार से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको हल करने हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है
काकः कस्य संततिं पालयति, अर्थात कौवा किसके बच्चों का पालन करता है। पक्षिषु कः करुणापरः कथितः, पक्षियों में किसे करुणापरः, करुणापर अर्थात अत्यधिक करुणावान या दयालु कहा गया है। गजस्य पुच्छम कः धुनोति, अर्थात हाथी की पूंछ को कौन खींचता या हिलाता है। पूर्ण वाक्य ने उत्तर में पहला प्रश्न दिया है, गजः आत्मन विषये किम कथयति, अर्थात हाथी अपने बारे में क्या कहता है। दूसरा, काकः स्व विषये पिकम किम वदति, अर्थात कौवा अपने बारे में कोयल से क्या कहता है। और तीसरा प्रश्न दिया है कि गजः वन्य पशुन कथम रक्षति, अर्थात हाथी जंगली जानवरों की रक्षा कैसे करेगा। आगे निर्देशानुसारम उत्तरत में प्रश्न पूछे गए हैं। तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, अर्थात इस वाक्य में कर्तृपद अर्थात कर्ता कौन है। नाट्यांशस्य आधारेण कातरः इति पदस्य विलोम पदम लिखत, नाट्यांश के आधार से कातर इस शब्द का अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। तो पहले आपको कातरः इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। कातरः शब्द का अर्थ होता है डरपोक। करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, वाक्यांश इसमें विशेष पदम किम। दोस्तों ध्यान रखना, इस बात पर गौर करना कि वाक्य के आधार से विशेषण पद पूछा है या विशेष्य पद पूछा है। पहले वाले प्रश्न में विशेषण पूछा गया था, अब यहाँ पे विशेष्य पद पूछा है, तो आपको सामान्य संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन जो भी है वो ढूंढकर लिखना है। 15वां प्रश्न प्रश्न निर्माण का है, जहां अधोरेखित वाक्यों के अनुसार आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। पहला वाक्य दिया है, उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। दूसरा दिया है, भ्रमरों ने आम के पुष्पों का अर्थात आम्र मंजरियों का आश्रय लिया है। तीसरा है, यह यात्रा अत्यंत लंबी और कठोर है। आगे दिया है, इंद्र ने उसे पूछा। और अंतिम प्रश्न दिया है, वह बड़ी कठिनता से भार ढोता है। आगे 16वां प्रश्न है अन्वय अथवा भावार्थ लेखन का। यह पहला जो श्लोक दिया है उसके आधार से आपको अन्वय लेखन करना है। अन्वय लेखन के लिए अथवा अर्थात और का प्रश्न आपको पूछा जाता है भावार्थ लेखन का। नीचे एक और श्लोक दिया है, उस श्लोक का संस्कृत अर्थ आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों के आधार से पूरा करना होता है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। यहाँ पाठ में आए हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार आपको पुनः लिखना होता है। कई बार क्या होता है कि हम सभी वाक्यों को पढ़े बगैर तुरंत घटनाक्रम लिखना शुरू कर देते हैं और बाद में हमें पता चल जाता है कि शुरू में लिखे गए वाक्य गलत है। इसलिए पहले सभी वाक्यों को पढ़िए और फिर घटनाक्रम लिखिए। आगे चलते हैं। आगे 18वां प्रश्न दिया है, अधोरेखित शब्दों का इस वाक्य में इस प्रसंग में क्या अर्थ है, उस अर्थ को चुनकर आपको लिखना है। तो दोस्तों यह हमने समस्त प्रश्नों को और उनके अर्थ को जानने का प्रयास किया है। आप सभी संस्कृत विषय की अच्छी तैयारी करके समय तय करके इस प्रश्न पत्र को हल कीजिए। इस क्वेश्चन पेपर की मॉडल आंसर की अर्थात आदर्श उत्तर पत्रिका और समस्त उत्तरों का स्पष्टीकरण लेकर हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।